हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 6 लर्निंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने व्हाट इज़ लर्निंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट, ये सब डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब जिसको हम पहले इमिटेशन भी कहते हैं कि किसी को देखकर नकल करना, सोशल लर्निंग कह सकते हैं कि सोसाइटी को देखकर कुछ सीखना। तो ये होती है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगर हम आसान शब्दों में अगर हम समझें कि हम कोई भी इंसान जो होता है उसको देखकर, किसी एनिमल को देखकर, ठीक है, नेचर को देखकर, कुछ भी चीज़ जिसे आप देखकर उसको क्या कर रहे हो, इमिटेशन कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, तो वही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। अब इसमें ये वर्ड आया मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस एनिमल को, उस थिंग को, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? मॉडलिंग कहेंगे, जिसे देखकर हम उसकी नकल कर रहे हैं। तो इसमें हम डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका हमारा फैशन। फैशन देखो आप, कि आपने फैशन में देखा या ट्रेंड में देखा कि आजकल ये चल रहा है कि उस हीरो ने आजकल ये वाले गॉगल्स लगाए हैं, तो वो मार्केट में आ जाता है और हम सब खरीद लेते हैं। उस हीरोइन ने ये स्क्रफी जीन्स पहन रखी है, कूल लग रही है, तो मैं भी उसे देखकर पहन लेती हूँ। आजकल क्या है, आजकल सारे वाइट सॉस पास्ता खा रहे हैं, ट्रेंड में है। मैंने दूसरों को ऑब्ज़र्व किया, जिस चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो मॉडलिंग है, और फिर मैंने भी वही काम कर लिया, मैंने भी बना के देखा, मैंने भी खाया, तो वो क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, आप अपने घर का स्ट्रक्चर देख लो कि आपने देखा कि आजकल टाइल्स बाहर लगाई जाती हैं, तो आपने भी टाइल्स लगा ली। तो हम जो सोसाइटी को देखकर, ठीक है, नेचर को देखकर, कुछ भी चीज़ हम देखकर सीख के जब हम उसकी नकल करके वो करते हैं, तो वही हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। तो इसमें हर चीज़ आप रोज़ाना आपके अपने भाई बहन को देखकर ऑब्जर्व करते हो और वही चीज़ें आप सीख जाते हो। तो ये भी क्या, फ़ोन देखकर आपने कुछ सीखा और आपने क्या किया, फिर वही काम करने लग गए। तो इसके अंदर हम पॉजिटिव चीज़ें भी सीखते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी सीखते हैं, हर टाइप की चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। कि आपने देखा आजकल पेपर में दिखाते हैं कि किसी ने किसी का प्लानिंग कर ली, क्या कहते हैं, चोरी करने की प्लानिंग कर ली। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये प्लानिंग कैसे करी, तो वो बोलते हैं कि मैंने मूवी में देखा था कि वो ऐसे ऐसे उन्होंने प्लान बनाया था, तो मैंने भी यही प्लानिंग कर ली। तो ये क्या है, हम पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, हर चीज़ें हम देखकर सीख जाते हैं। तो इसमें जो ये है बंडूरा ने ये थ्योरी दी है। तो बंडूरा ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक फिल्म दिखाई थी 5 मिनट की। उन्होंने 5 मिनट की एक मूवी दिखाई बच्चों को, और उस मूवी के लिए क्या किया था, एक लार्ज रूम था, एक बड़ा सा रूम था। उस मूवी में ये था कि एक बड़ा सा रूम था और उसके अंदर है ना बहुत अलग अलग टाइप के टॉयज़ थे, खिलौने थे, और एक बहुत बड़ी साइज की डॉल थी, बोबो डॉल जिसे बोला उन्होंने। तो वो बंडूरा ने क्या किया, उस मूवी 5 मिनट की मूवी को देखने के लिए 3 ग्रुप्स भेजे, बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया और एक एक ग्रुप को भेजा। बच्चे गए अंदर, उन्होंने मूवी 5 मिनट्स की देखी और फिर वो बाहर आ गए। तो ऐसे ही उसने क्या किया, देखा कि मूवी में ये दिखाया कि जो कुछ लड़के थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या कहते हैं, जो टॉयज़ थे उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया, और जो बोबो डॉल थी उसको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। तो पहला वर्ज़न ये हुआ, इसके अंदर 3 वर्ज़न इसके अंदर निकल के आए जो बच्चे हमने भेजे। तो पहले वर्ज़न में ये था कि जो बच्चों ने देखा कि जिन लड़कों ने उसको तोड़ा है, ठीक है, जो यहाँ पे मॉडलिंग का इफ़ेक्ट कौन कर रहे थे, किसको ऑब्जर्व कर रहे थे, हम उस लड़के को ऑब्जर्व कर रहे थे जो उन खिलौनों को तोड़ रहा था, उस डॉल को तोड़ रहा था। अगर हमने देखा कि उसके अंदर उस लड़के को क्या किया, रिवॉर्ड मिला या उसकी प्रशंसा की गई,
पहले हमने ये देखा। जब हमने इस मूवी का दूसरा वर्जन देखा, उसमें ये देखा कि जिन लड़कों ने वो खिलौने तोड़े, उनको क्या किया, उनको पनिशमेंट दी गई और उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आए, एग्रेसिव बिहेवियर किया। फिर तीसरा वर्जन हमने देखा कि तीसरा जो ग्रुप था उसमें ये देखा कि जो बच्चों को कोई भी ना तो रिवॉर्ड दिया ना पनिशमेंट दी, जिन लड़कों ने वो खिलौने तोड़े। तो अब क्या हुआ, मूवी देख ली। मूवी देखने के बाद अब जो ग्रुप है, 3 ग्रुप के बच्चों को हमने भेजा, उन्होंने भेजा, ठीक है। और अब उसके अंदर एक ऐसे ही टॉयज़ एक कमरे में लगाए गए जैसे मूवी में दिखाए थे, और फिर बच्चों का व्यवहार देखा। जिन बच्चों ने एग्रेसिव बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया था उस मूवी की तरह, तो उन्होंने वैसे ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। जिन बच्चों ने क्या कहते हैं ये बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा एग्रेशन दिखाने से उन्हें पनिशमेंट मिल रही है, तो उन्होंने खिलौने नहीं तोड़े। और एक जो थर्ड ग्रुप था जिसमें देखा कुछ हो ही नहीं रहा, ना एग्रेसिव हो रहा ना कुछ प्रेज मिल रही, तो ऐसे वाला जो है किसी ने भी उसको फॉलो ऑब्जर्व नहीं किया, उसकी नकल नहीं करी। तो ये सब थ्योरी अगर बेसिक हम देखें तो इसमें बस यही है, जब हम दूसरों को देखकर कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमारा ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर होता है। तो इसके अंदर ये तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। हम डेली लाइफ में देखेंगे, हम एग्रेसिव, आप मान देखो कि अगर आप एग्रेसिव मूवी देख रहे हो तो आप धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। या आपको जैसे मान लो कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो लैंग्वेज के लिए वो बोलते हैं कि कई लोग स्पोकन इंग्लिश सीखने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको चाहे समझ में आए या ना आए, अपने आप को एनवायरनमेंट में, इंग्लिश के एनवायरनमेंट में डालो, सिर्फ इंग्लिश के सॉन्ग सुनते रहो, उसकी बुक्स पढ़ो, ठीक है, बात करने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो बोलनी आ जाती है, या कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है। तो यही है, आपने आपको जिस एनवायरनमेंट में डालोगे वही चीज़ें आप सीखोगे। एग्रेशन हो, प्रो सोशल बिहेवियर होगा, कर्टेसी होगी, पोलाइटनेस सीख रहे हो आप, डिलीजेंस सीख रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है, आप उसकी संगति में पूरे टाइम रहते हो, जैसे वो परिश्रम कर रहा है, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो वैसे ही डिलीजेंट आप हो जाते हो, ठीक है। वो इंडोलेंस है तो आप भी वही चीज़ें करते हो। ये क्या होता है, हमारा मेथड्स ऑफ लर्निंग होते हैं। तो अब आ जाता है हमारा, वो ऑब्जर्वेशनल हो गया मेथड। अब है हमारा एक होता है कॉग्निटिव लर्निंग। क्या होती है कॉग्निटिव लर्निंग? होती है जब जिसके अंदर हमारा पूरा फोकस क्या रहता है, हमारे माइंड पे रहता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, उसको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने माइंड का यूज़ करके हम वो व्यवहार करेंगे। लेकिन जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी, उसके अंदर ये हमने देखा था कि कोई स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और कंडीशन लगा दी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर कर रहे हैं अपना। लेकिन जो कॉग्निटिव लर्निंग वाले होते हैं वो बिल्कुल उसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई कंडीशनिंग हमें नहीं लगानी है। जो अगर आपको कोई भी लर्निंग होगी तो वो कॉग्निटिव तरीके से होगी कि वो इंसान, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सन सीखेगा। तो इसमें कॉग्निटिव लर्निंग में क्या कहते हैं, आपको 2 लर्निंग इसमें दे रखी है, एक तो इनसाइट लर्निंग और एक लेटेंट लर्निंग। तो इसमें इनसाइट लर्निंग क्या होती है? इनसाइट लर्निंग जो है कोहलर ने दी थी। इनसाइट लर्निंग क्या दी थी? कोहलर ने दी थी, ठीक है। इनसाइट को एक इनसाइट लर्निंग या मेंटल लर्निंग जिसमें हमारे दिमाग का यूज़ हो रहा है। तो कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्या कहते हैं, चिंपैंजीज़ के ऊपर। चिंपैंजीज़ के ऊपर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक क्या था, एक केज थी, एक जेल थी, और उस जेल के अंदर जो एक चिंपैंजी को रख दिया। तो जो जेल में जो उसका ऊपर क्या था, कुछ बनाना को उन्होंने लटका दिया था, ऐसे हैंग कर दिए थे बनानास को, और जो चिंपैंजी की हाइट से बहुत ज़्यादा ऊपर थे बनाना, ठीक है, सीलिंग की तरफ थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट उसकी ऊंची थी। अब चिंपैंजी जो था उस केज में अकेला था, लेकिन वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे एक स्टिक रखी हुई थी, एक छोटी स्टिक थी, एक बड़ी स्टिक थी,
ठीक है, और 2 स्टूल रखे हुए थे। अब जो चिंपैंजी को भूख लगती है और वो अपने आसपास देखता है तो वो ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखते हैं, बनाना दिखते हैं, केले दिखते हैं। लेकिन अगर वो अपने हाथ लगा के उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो अपने दिमाग का यूज़ करता है। वो क्या करता है कि वो क्या कहते हैं, उसने एक बड़ा स्टूल लगाया, बड़े के ऊपर फिर वो देखता है अब भी मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो वो चारों तरफ फिर ऑब्जर्व करता है और फिर क्या किया उसने, छोटे वाला स्टूल लगाया। अब वो फिर भी उसका हाथ नहीं जाता तो वो स्टिक का यूज़ करता है। स्टिक उसने बड़ी वाली स्टिक ली, अब भी उसका हाथ नहीं जा रहा, तो अब वो क्या करता है, छोटी वाली स्टिक को इसके अंदर अटैच कर देता है और अब फाइनली क्या करता है, वो बनाना को ले लेता है। तो इसके अंदर ये क्या हुआ, तो यही हमारी इनसाइट लर्निंग है। जैसे चिंपैंजी ने किया, अपना ऑन द स्पॉट उसने सोचा कि अपने दिमाग का यूज़ किया, तो इसमें जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने निकाला। तो यही हमारी इनसाइट लर्निंग होती है। तो इसमें भी आपने देखा होगा, हमें वो ये बोलते हैं कि बच्चों को हमें आपको कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए करने के लिए। आप देखोगे कि मान लो आपके टीचर ने आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी है और उस प्रॉब्लम का कुछ नई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, आप कि उसको देखोगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे कि कैसे ये हो सकता है। या मान लो आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी मैडम ने आपको समझा दिया है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। अब एक नया जो उसी से रिलेटेड लेकिन उसके अंदर कई सारी चीज़ें फॉर्मूलाज मिक्स हैं, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो अब आप पूरा ऑब्जर्व करोगे, अपने दिमाग का यूज़ करोगे कि इसमें हम अलग अलग टाइप के फॉर्मूला लगा के एक नए रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा, जैसे चिंपैंजी ने किया। तो ये क्या होता है, हमारा इनसाइट लर्निंग होती है जिसमें कोई कंडीशनिंग का रोल नहीं है। तो ये हमारा होता है, लेकिन जो ये कंडीशनिंग होती है, ये वाली जो लर्निंग होती है इनसाइट लर्निंग, इसके अंदर ये ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोगों के लिए होती है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को, एक एवरेज चाइल्ड को चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो उसमें ये है कि ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो उसको देखते ही, और हर कोई ऐसी चीज़ों को सोल्व नहीं कर सकता। कई लोगों को, एवरेज लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिनकी मदद से वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करे, कि टीचर उन्हें गाइड करे या कोई अदर गाइड करे। तो इसमें तो अब जो हमारा आ जाता है इनसाइट लर्निंग में, जो सॉल्यूशन होता है वही एक रूल बन जाता है, और अगली बार अगर हमारे सामने सिमिलर प्रॉब्लम आती है तो हमें याद आ जाता है कि अच्छा ये तो हमने किया था। तो वो भी एक बेस की तरह हमें हमारा काम करता है। लेकिन इसमें इनसाइट लर्निंग में है कि ऑन द स्पॉट आप सोचोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। अब जो नेक्स्ट लर्निंग आ जाती है कॉग्निटिव की, वो हो जाती है हमारी लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग होती है कि ऐसी लर्निंग, अगर हम आसान उसमें देखें तो आप अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करते हो कि आपके कई दोस्त जो होते हैं वो शक्ल से ऐसे लगते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनके नंबर जो होते हैं वो आपसे ज़्यादा होते हैं, और फिर आप हैरानी में रह जाते हो कि क्लास में तो ये कुछ बोलता नहीं था, अब इसके परसेंटेज या नंबर मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए। तो वो होते हैं हमारे लेटेंट लर्नर। लेटेंट लर्नर वो लर्नर होते हैं जो अपने ज्ञान को दिखाते नहीं हैं कि मुझे ये चीज़ आती है, लेकिन जब उनको सही मौका दिया जाता है, सही टाइम उन्हें मिलता है कि उनसे पूछा जाता है, तभी वो उसका जवाब देते हैं और उन्हें वो सब कुछ आया रहता है। तो ये होते हैं हमारी लेटेंट लर्निंग। वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते जब तक उनसे कहा नहीं जाता। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और बोला किस किस को आता है अपना हैंड रेज करो, तो जो ये लेटेंट लर्नर है ये अपना हैंड रेज नहीं करते जब तक टीचर स्पेसिफिक नहीं कहेगी कि आप खड़े और बताओ इसका मतलब क्या है। उनको आता है लेकिन वो अपना दिखाना नहीं चाहते कि मुझे आता है। तो इसके अंदर जो टोलमैन थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर। उन्होंने इसके अंदर दो ग्रुप बनाए चूहों के। पहला ग्रुप था मेज़ कि उसके अंदर एक क्या बना दिया, एक मेज़ थी, ठीक है, एक भूल भुलैया थी, उसकी जो
एग्जिट पॉइंट होता है, एग्जिट पॉइंट पर उन्होंने कुछ खाने के लिए रख दिया। जब फर्स्ट ग्रुप के रैट्स को उसमें डाला गया तो उन रैट्स ने क्या किया, जल्दी से अपने जो टारगेट पे पहुंच गए, क्योंकि सामने उन्हें क्या दिख रहा था, सामने उन्हें दिख रहा था कि उनको कुछ मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था चूहों का, उनके जो दूसरे ग्रुप में क्या था, एंड में कुछ खाने के लिए नहीं रखा, यानी कि उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही जिसके लिए वो काम करें। तो उन्होंने क्या किया, चूहों ने अपने दिमाग में सोच लिया पूरा कि ऐसे ऐसे हमें जाना है, लेकिन उन्होंने उनसे कहा, उनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कोशिश अच्छे से नहीं की। लेकिन जब बाद में ऑब्जर्व किया गया, जब दूसरे ग्रुप के चूहों को भी क्या क्या प्रेज दिया या कुछ खाने के लिए यहाँ रखा गया जो मोटिवेशन का काम करे, तो वो उन्होंने जो फर्स्ट वाले ग्रुप से ज़्यादा जल्दी उसे मेज़ को पार कर लिया। तो हम रियल लाइफ में ऐसे ही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि रियल लाइफ में ऐसे होते हैं बहुत सारे लर्नर जो अपने दिमाग में, अपने माइंड में सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। उनको उसका सॉल्यूशन पता होता है, बस उन्हें एक बूस्टअप की ज़रूरत होती है कि आप उनसे पूछो, जब भी आपको वो बताएंगे। तो ये क्या होती है, हमारी लेटेंट लर्निंग होती है। अब आ जाती है हमारी वर्बल लर्निंग क्या होती है। तो वर्बल लर्निंग जो होती है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही हम बोल सकते हैं बस, क्योंकि जो अदर कोई भी एनिमल वगैरह इस पे आप उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो वर्बल लर्निंग का बात है, तो वर्बल लर्निंग क्या, वर्बल यानी ओरल, तो ओरल से जो भी रिलेटेड होती है, इसके अंदर की कोई ऑब्जेक्ट, इवेंट्स है, फीचर्स है, उसको हम वर्ड्स के रूप में इस लर्निंग का पता लगाते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि अलग अलग मेथड्स हैं कि वर्बल लर्निंग की किस इंसान ने, किस व्यक्ति ने कितनी जल्दी लर्निंग करी। जैसे आपके क्लास में ही है, क्लास में भी आप ये देखोगे कि कौन बच्चा कितनी जल्दी किसी चीज़ को लर्न कर लेता है। तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाए। तो पहला मेथड है वर्बल लर्निंग का कि इसमें है पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, जब हम पेयर्स में किसी चीज़ को देखते हैं। मान लो आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, आपने हिंदी के वर्ड्स आपको पता है, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने होते हैं। तो आप क्या करते हो, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लर्न करने के लिए आप साथ में उसका हिंदी का मीनिंग लिख लेते हो कि इसका मीनिंग ये है। या आपको कोई अनदर लैंग्वेज, फ्रेंच सीखनी है आपको, तो आपको मान लो इंग्लिश में उसका मीनिंग पता है, तो उससे रिलेट करके आप फ्रेंच का वो वर्ड सीखोगे। तो ये क्या है, जब हम एसोसिएशन बना के चीज़ों को लर्न करते हैं तो वो होती है हमारी पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग होती है, ठीक है। इसके अंदर कई, अगर मान लो आपने पेयर अगर मीनिंगफुल वर्ड्स का बनाया है कि दोनों का कुछ मीनिंग है, जैसे मैंने लिखा है एप्पल, ठीक है, एप्पल का मतलब होता है, मीनिंग है हमारा सेब, तो ये क्या है, इसको आप जल्दी से लर्न कर लोगे। लेकिन अगर आप दो मीनिंग, एक तो लिखा आपने एप्पल और साथ में इसका जो मीनिंग है ना कुछ अजीब सा लिख दिया, या जो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता वो लिख दिया, तो आप उसको लर्न नहीं कर पाओगे इजीली। तो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे दोनों तो आप इजीली पेयर बना के कर पाओगे, लेकिन नॉनसेंस होंगे, नॉनसेंस मतलब जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे जल्दी से। जैसे कि नीचे देखो, अब है जैन, लूट, अब इसको बोला कि आप इसका कॉम्बिनेशन बना के याद करो, लेकिन यहीं अगर इसका कुछ क्या होता, स्टिमुलस ही हमारा कुछ मीनिंगफुल होता तो हम जल्दी से याद कर पाते। तो आपको बस जनरल याद रखना है। अब आ जाता है हमारा सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग होती है जिसके अंदर जैसे आपको बोला है डिट्टो आपको वैसे ही याद करना है। अब दूसरी होती है हमारी सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग होता है हमारा जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको एक लिस्ट दी जाएगी कि जिस सीरियल में आपको बोला है याद करने के लिए डिट्टो आपको वैसे ही सुनाना है। मान लो मैंने आपको 10 वर्ड्स दिए और बोला कि आपको 5 मिनट का टाइम है और जो 10 के 10 है इसी सीक्वेंस में आप मुझे सुनाओ, ठीक है। तो जो जितनी जल्दी इसको सीक्वेंस में सुना देगा तो हम कहेंगे कि भाई इसकी मेमोरी शार्प है, ये इतनी जल्दी लर्न कर सकता है। तो वो क्या होती है, हमारी सीरियल लर्निंग होती है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी
फ्री लर्निंग होती है जिसके अंदर आपने टीचर ने मान लो मैंने आपको बोला कि 10 वर्ड्स हैं, ये आपको इसको लर्न करना है, 5 मिनट का टाइम है, लेकिन मैं ये कंडीशन नहीं लगाई कि आपको सीक्वेंस में याद करना है, 10 वर्ड्स याद होने चाहिए, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये होती है हमारी फ्री रिकॉल लर्निंग। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेगा क्या कहते हैं रिजल्ट मिलेगा वो फ्री रिकॉल लर्निंग का मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेशर आपके ऊपर ऐसा नहीं बना है कि सीक्वेंस ही होना चाहिए, पेयर्ड ही होना चाहिए। तो फ्री रिकॉल लर्निंग ये हमारी होती है। अब मैं वर्बल लर्निंग के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं इसके अंदर है कि वर्बल लर्निंग कितनी अच्छी हो पाएगी। सबसे अच्छी अगर आपको इसको करना है तो आपको जो भी वर्ड्स लेने हैं याद कराने के लिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। और जो अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उसमें क्या होते हैं फैमिलियर होने चाहिए एक दूसरे से, ऐसा ना हो कि दूसरे का कोई मीनिंग ही नहीं है और आप उसका पेयर बना के आप कह रहे हो याद करो। उसके अंदर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इनका याद करना है, ध्यान रखना होता है। अब है इसके अंदर कि क्लस्टरिंग, अगर आपको कोई क्लस्टर भी बनाना है, मान लो आप कुछ लर्न करा रहे हो समूह में भी अगर आपको याद कराना है तो उसका एक मीनिंगफुल समूह बनाना है। मान लो कि आपने बनाया कि एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, पर्सन है, ठीक है, थिंग है। तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी है कि ये तीनों आपस में रिलेटेड हो, तो एक का नाम लेते ही आपको बाकी की दो अलग जब भी याद आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ का कैटेगरीज का भी ध्यान रखना है कि कैसी कैटेगरीज आपको बनानी होती है। तो वर्बल लर्निंग जो होती है कई बार हम सिखाने की कोशिश करते हैं, इंटेंशनली सीखते हैं, और कुछ चीज़ें हम क्या कहते हैं इंसिडेंटल भी सीख जाते हैं या हमें पता नहीं होता और हम वो चीज़ें सीख जाते हैं, तो वो भी क्या होता है अनइंटेंशनली या इंसिडेंटल लर्निंग उसे हम बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग हमारी क्या होती है, किसे बोलेंगे हम कॉन्सेप्ट है ये। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, हम एक वर्ल्ड में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हमें चीज़ों को कोई ना कोई नाम देना होता है जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो इजी हो जाए। अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज नहीं करेंगे, उन्हें नाम नहीं देंगे, ठीक है, तो हमें हर चीज़ की मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, हमारी लाइफ जो है स्पेंड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमने हर चीज़ों को नाम दिया है। जैसे कि मान लो हमने दे दिया कि ये फर्नीचर है, तो अब फर्नीचर दे दिया कि ये क्या है, ये फ्लावर है, इसको हम ऐसी चीज़ जो होगी उसको फर्नीचर बोलेंगे, ऐसी चीज़ होगी उसको हम फ्लावर बोलेंगे, इसको हम ट्री बोलेंगे, इसको हम माउंटेन बोलेंगे, ये हमारा ऐसे फ्लोर होता है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के स्टोन होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, ये हमने बोला ये पेट एनिमल होते हैं, ठीक है, और ये हमारे ये गर्ल्स इसको बोल दिया, ये लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये मैन होते हैं, ठीक, ये सारे क्या होते हैं, हमने इनको एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग कैटेगरी में चीज़ों को डालने के लिए। कुछ फीचर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डाल देते हैं। जैसे मैंने एक कैटेगरी बना दी कि ये फूल है, फ्लावर है ये, तो उस मेन कैटेगरी क्या है मेरी, फ्लावर है। अब इसके अंदर ये रोज़ है, ये जैस्मिन है, ठीक है, ये लोटस है, ये इसके अंदर आ गए, लेकिन मेन हेडिंग क्या होगी, फ्लावर। अब मैंने लिख दिया पेट एनिमल। अब पेट एनिमल एक कैटेगरी होगी। अब पेट एनिमल में कौन कौन से आप रख रहे हो, डॉग रख रहे हो, कैट रख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं हमारे आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट और एक होते हैं हमारे नेचुरल कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक होता है हमारे यहाँ पे देखो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है और एक होगा हमारा आर्टिफिशियल। तो इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी वो आपको आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में मिलेगी, क्योंकि नेचुरल कॉन्सेप्ट में मान लो मैंने लिख दिया कि नेचुरल में लिख दिया मैंने कि ये फ्लावर है यहाँ पे। अब आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में मैं क्या बताऊंगी, हर फूल का मैं नाम बता रही हूँ कि ये वाला गुलाब का, ये रोज़ है, ये जैस्मिन है, ये सनफ्लावर है, ये लोटस है। तो आर्टिफिशियल में उसके फीचर्स को और ज़्यादा मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे नेचुरल मान लो मैंने यहाँ बोल दिया कि ये फर्नीचर है। अब आर्टिफिशियल में क्या हो गया, आर्टिफिशियल में स्पेसिफिक नाम दे दिया, ये स्टूल है, ये बेड है, ये सोफ़ा है, ये टेबल है। तो
नेचुरल और आर्टिफिशियल में जब नेचुरल को हम और ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके डीप में हम चले जाते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तो वो होता है हमारा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। लेकिन ज़्यादा क्लियरिटी किस में होगी? आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में होगी, ठीक है। और जैसे कि अब नेचुरल में हो गया कि ये मैन होते हैं और ये वुमेन होती है। अब आर्टिफिशियल क्या होगा? मैन में हमने बोला कि ये बॉय है, ठीक है, और यहाँ पे अब हम बोलेंगे ये इस एज का, ये अडल्ट हो गया, अब ये हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सेप्ट दोनों आते हैं। अब है कि कंजक्टिव रूल क्या होता है? कंजक्टिव रूल में होता है कि हम इसमें एक रूल रेगुलेशंस बना देते हैं, जैसे आपने रीजनिंग में भी किया होगा कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जो एक जैसी दिख रही है उसको हम कह देते हैं ये इस वाले कॉन्सेप्ट में है। अब जैसे यहाँ पे अगर सारे स्क्वायर दिख रहे हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रायंगल है तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो कैटेगरी कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें डाल देना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्किल लर्निंग क्या होती है। स्किल लर्निंग का मतलब होता है कि सबसे पहले स्किल क्या होती है? स्किल का मतलब होता है कि कोई भी काम जब हम स्मूथली कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, मतलब बिना गलती के और जल्दी हम किसी काम को कर पा रहे हैं, एफर्टलेसली, मतलब कोई एफर्ट नहीं लग रहा उसमें इतना ज़्यादा, और स्मूथली हम वो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें वो स्किल आ गई है, ठीक है। स्किल कैसे आ जाती है? जब हम एक काम को बार बार करते हैं, ठीक है, उसमें गलतियां होती हैं, फिर हम उसे ठीक करते हैं, फिर गलती होती है, फिर ठीक करते हैं, थोड़े दिन बाद हम उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वही क्या हो जाती है? हमारी स्किल हमें वो आ जाती है। मान लो पहले आप रोटी बनाने की आपने कोशिश करी और रोटी पहली बार में क्या बन रही है? वो भारत का नक्शा बन रही है। अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है? उसके नक्शे चेंज हो रहे हैं, और अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि बाद में आपकी रोटी क्या हो रही है? वो गोल बन रही है बिल्कुल। तो क्या है? आप में रोटी बनाने की स्किल आ गई है, ना तो इसमें आपको कष्ट उठाना पड़ रहा, आप एफर्टलेसली और बिल्कुल कम टाइम में आप वो बना पा रहे हो। या आपने मान लो पहले साइकिल चलाने सीखी, आपने ड्राइविंग सीखी, या आप साइकोलॉजी आपने लिया, 11th में नया सब्जेक्ट आया, शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके टर्म्स को समझने लग गए, बार आपने प्रैक्टिस करी, तो अब आप क्या हो गया? आप एक्सपर्ट हो चुके हो उस चीज़ में, तो आप में वो स्किल आ चुकी है। तो स्किल जो होती है वो एकदम में नहीं आती। स्किल को एक्वायर करने के 3 फेजेस होते हैं। तो जो फेजेस होते हैं स्किल को एक्वायर करने के, इसके अंदर वो होते हैं 3 फेजेस। एक होता है हमारा कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस फेज। तो कॉग्निटिव फेज होता है जब हम वो चीज़ हमारे दिमाग में है, ठीक है। मान लो कि मुझे क्या है, खाना बनाना सीखना है। अभी मैं देख रही हूँ कि खाना कैसे बनता है। मान लो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ कैसे खाना बन रहा है, कि कैसे तेल डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, ये सब मैंने देखा। या अब दूसरा क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है? अब मैं उसको रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ उसको करने की, और मैं एसोसिएशन बना रही हूँ। अच्छा, मैंने देखा था, पहले तेल डाला था, वो गर्म हुआ था, फिर उसमें जीरा डाला था, तो अब मैं उसको चीज़ों को एसोसिएट करके मैं करने की खुद से कोशिश कर रही हूँ। अब बार जब मैं बिल्कुल क्या हो जाऊंगी? एक्सपर्ट हो जाऊंगी, तो अब मुझे किसी की बार याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तेल गरम करने के बाद पहले जीरा डालूं क्या प्याज डालूं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हो। और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो हम यूट्यूब ले लो। यूट्यूब से आपने क्या सीखा? वीडियो देख ली कि क्या कहते हैं, मान लो कि पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं घर में, ठीक है। लॉकडाउन में आपने देखा यूट्यूब पे घर में पिज़्ज़ा बनाओ, तो कॉग्निटिव है, आपने देखा, आपके दिमाग में भी याद आ गया, याद कर लिया आपने। फिर आप क्या करोगे? जब आप पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हो अपने किचन में, तो आप एसोसिएशन करोगे बार या तो आप उस वीडियो को चलाओगे, अच्छा उसने इतने ग्राम ये लिया था, मैदा ली थी, ये सूजी ली थी, इतना चीज़ डाला था। तो आपको बार याद करने की ज़रूरत पड़ रही है, उस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ रही है, आप साइड में फ़ोन रख के बैठे हुए हो, तो ये क्या आप एसोसिएशन बना रहे हो। ऑटोनोमस क्या होगा? जब आपने 4-5 बार बनाया, ना आप कोई वीडियो देख रहे हो, ना आप पुराना याद कर रहे हो, बस आपके हाथ चल रहे हैं और आपको भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे कि अब है कि फील्डिंग है, जैसे अब फील्डिंग है,
आपने या ड्राइविंग करना सीख रहे हो, ड्राइविंग देख लो, स्टार्टिंग में आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आप हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। या टाइपिंग देख लो, टाइपिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब हम टाइपिंग में पहले आप जाते हो सीखने के लिए, वो बताते हैं कि ये आपको शुरुआत ASDF से करनी है, फिर आप एक एक कीज़ को याद करते हो, एसोसिएशन बनाते हो अपने दिमाग में, लेकिन लास्ट में क्या होगा, ऑटोनोमस हो जाओगे कि अभी आप टाइपिंग भी कर रहे होते हो, आपकी उंगलियां चल रही हैं, साथ में आप किसी से बात भी कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ अब भी एफर्टलेसली उसमें चले जा रहे हैं और आप बात कर रहे हो, फिर भी आपके जो लिखने में गलती नहीं हो रही। तो ये क्या होता है, स्किल एक्वायर करना होता है। तो अब इसके अंदर है कि तो पहला फेज आ गया हमारा कॉग्निटिव फेज, जिसके अंदर हम चीज़ों को समझते हैं, उसको याद करते हैं, इंस्ट्रक्शन को याद करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब दूसरा हो जाता है हमारा एसोसिएटिव फेज हो जाता है। एसोसिएशन हमने बनाया कि जिससे कि हमारे गलतियां कम हो। प्रैक्टिस हम इसके अंदर एसोसिएटिव में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे है। जैसे आप मैथ है, मैथ में आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, टेबल लर्न नहीं हो रहा, तो आप बार बार लिखते हो। तो इसमें एसोसिएटिव में आप क्या करते हो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो। परफॉर्मेंस, आप अपनी अटेंशन देते हो उस चीज़ पे, पूरा दिमाग लगाते हो, कंसंट्रेशन से टास्क करते हो। तो बाद में क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी ऑटोनोमस की। ऑटोनोमस में आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको अपने आप हो जाएगा और फिर आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। जब हम बार बार किसी चीज़ को करेंगे तो हम एंड में उसे जब नहीं भूलते, जैसे 2 का टेबल है, 2 का टेबल में हमें एफर्ट नहीं लेना पड़ता, हमें अभी भी याद है, ठीक है। तो ये क्या हमारा ऑटोनोमस स्टेज बन चुकी है। तो ऑटोनोमस में क्या होता है, 2 चीज़ें, एक तो अटेंशनल डिमांड और दूसरी होती है ऑटोमेटिसिटी। अटेंशनल डिमांड में क्या होगा कि आपकी गलतियां कम हो गई, अब बाहर से जो इंटरफेरेंस आ रही थी वो भी कम हो गई और आप क्या हो गए, बिल्कुल स्किल्ड पर्सन बन चुके हो, आप में ऑटोमेटिसिटी आ चुकी है। अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैसे होता है। जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है कि आपने कोई नई चीज़ आप सीखने जा रहे हो, तो जो आपने पुरानी वाली चीज़ सीखी हुई है वो आपको क्या करती है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में या ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो ये क्या होता है हमारा एक होता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक होता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और एक होता है हमारा ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मान लो कि आपको रोटी बनानी आती है, ठीक है, आपने रोटी बनानी सीखी हुई है। अब आप मान लो आलू का पराठा बनाना सीख रहे हो, तो वो क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, क्योंकि आपको रोटी बनानी आती है तो वो किसको हेल्प कर रही है, आपको जब आलू का पराठा बना रहे हो उसमें आपको मदद कर रही है। अब नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में मान लो आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में हम हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन आप मान लो किसी दूसरी कंट्री में गए हो और वहाँ का रूल रेगुलेशन है कि आपको राइट हैंड साइड पे अपने चलना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जो नई चीज़ आपको राइट हैंड साइड पे चलना सीखना क्या है, उसमें मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप इतने साल से इंडिया में रहे हो और इंडिया में आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे चला है। अब वहाँ जाके आप बार बार भूल जाते हो और दोबारा से लेफ्ट में चलने लगते हो। तो आप जो नई चीज़ सीख रहे हो उसमें क्या है, पुरानी वाली आपको क्या कर रही है, नुकसान, एक नेगेटिव लर्निंग सीखने में एक नेगेटिव रोल अपना रही है, जिससे आप नया कुछ सीख नहीं पा रहे हो। तो वो क्या है, आपकी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब होती है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या है हमारी ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, होती है कि आपको डांस करना आता है, ठीक है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप खाना बनाना सीख रहे हो। तो खाना बनाना और डांस का कोई रिलेशन ही नहीं है। आपका डांस करना आना आपके खाना बनाने को कोई क्या कहते हैं, अफेक्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो ही नहीं रही। तो ये 3 ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती हैं। अब है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है, इसके अंदर जो मैं अब इसमें 2 कैटेगरी आपको इसमें बताई भी हुई है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल ट्रांसफ़र जो ये तीनों मैंने आपको बताई, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये आएगी हमारी स्पेसिफिक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। और जनरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होगा, जनरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा जिसके अंदर हम लर्निंग करने के लिए तैयार होते हैं। मान लो आप कोई मैच है आपका,
ठीक है, उससे पहले जो आप वार्म अप एक्टिविटी करते हो तो वो क्या आपकी जनरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, जो आपकी एक तरह से मदद कर रही है आपको बूस्टअप होने में। या आप ये देखते हो कि जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, जैसे आपने देखा तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप जब लिखते हो तो आपकी स्पीड बहुत धीरे होती है, लेकिन क्योंकि आपकी जो हाथों की जो मूवमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। लेकिन जब आपने एक शीट ली, दो ली, बाद में आप क्या करते हो, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? और लास्ट में क्या होता है, जब आपको लगता है कि आधा घंटा रह गया पेपर ख़त्म होने के लिए, तो आप और स्पीड में जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका वार्म अप का इफेक्ट होता है। स्टार्टिंग में आप वार्म अप हुए हो, उसके बाद आपकी मसल्स ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है, और अब आपका जो ये वाला टाइम होगा ना, लास्ट वाला, ठीक है, इसमें आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है और लर्निंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे आप स्टार्टिंग में बैठे और आपको कई बार याद नहीं आता क्या था, लेकिन जब आप लिखने लग जाते हो तो अपने आपको पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें सब याद आ जाती है। तो ये क्या होता है हमारा जनरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और स्पेसिफिक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी बता दिया। अब आ जाता है कि फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, उसमें मदद करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि रीइंफोर्समेंट होती है कि जिससे आपको वो काम करने के लिए क्या है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं ये चीज़ करूं, ठीक है, एक तरह से आपका प्रेज, आपका इनाम एक, ठीक है, वो क्या होती है हमारी रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो होती है हमारा वो कॉन्टिन्यूस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि किसी इंसान को लगातार आप रीइंफोर्समेंट देते जा रहे हो जिससे कि हम उससे अच्छा रिजल्ट निकाल सके। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट एक अच्छा रोल प्ले नहीं करती, बाद में जो है ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, रिस्पॉन्स जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पाता। मान लो आप कोई सीखने आया है, कोई आपकी क्लास का बच्चा है, आप हर बात पे उसको बोल रहे हो वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, आप हर चीज़ पे उसे बोलोगे ना, ठीक है, तो अब क्या है, वो रीइंफोर्समेंट का काम नहीं करेगा, ठीक है। या आपने देखा होगा कि पहले बच्चों को क्या करते, आप कोई है तो उसको आप पहले इंसल्ट कर रहे हो, इंसल्ट करी, फिर आप तो उसको फील होगा, आप दोबारा इंसल्ट कर रहे हो, आप 3 बार कर रहे हो, आप 4 बार कर रहे हो, अब आपका रोज़ का काम हो गया उसको इंसल्ट करने का। तो उस सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा बेवकूफ़ हो आप, आपकी बातें मैटर नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा पहले बच्चों को, अब तो क्या कहते हैं, मारना अलाउड नहीं है, पहले पनिशमेंट दी जाती थी, उन्हें मारा जाता था। पहले तो एक डंडा आपने मारा या चाटा लगा दिया, जो भी टीचर करते थे, बाद में वो बच्चे इतने ज़िद्दी हो जाते थे कि वो बिल्कुल काम नहीं करते थे, क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जो रीइंफोर्समेंट मिली है ना, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिली हो, लेकिन उन्होंने सोच लिया मैडम तो बेवकूफ़ है, लो, वो अपने आप आगे हाथ करते कि कितना मार लो हमें असर नहीं होता। तो ये क्या है हमारा कॉन्टिन्यूटी में, अगर आप चाहे पॉजिटिव देते रहो या साथ में नेगेटिव लगातार दोगे तो उसका असर नहीं होता। तो इसलिए हमें पार्शियल रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए। पार्शियल रीइंफोर्समेंट कौन सी रीइंफोर्समेंट है, जब हम कभी रीइंफोर्समेंट देते हैं तो जो सामने वाला इंसान होता है वो उसके लिए एक बूस्टअप का काम करता है। मान लो कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है और उसको कभी मैडम ने अप्रिशिएट कर दिया तो वो सबको बताएगा आज मैडम ने मुझे अप्रिशिएट किया था, ठीक है। या किसी को डांट दिया तो उसको कई दिनों तक फील होगा, ठीक है, और वो बाद में उस गलती को करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है। ये इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये ज़्यादा टाइम तक रहता है और ये एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आता है। अगर हमें अपना रिज़ल्ट इंक्रीज़ करना है तो हमें पार्शियल रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। जैसे कि खाने की, मान लो अगर कोई ओकेज़न है, उस ओकेज़न पे आप कोई
स्पेशल डिश बना के खा रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वही चीज़ आप रोज़ खा रहे हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होती है। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट में भी रेशो होती है ना, जो कि आपने फिक्स कर दिया कि इसमें इतनी चीज़ आपको मिलेगी तो वो बहुत अच्छा काम जो है वो प्ले करेगी। तो पार्शल में भी क्या है, आपने फिक्स कर दिया कि भाई इतना मिलेगा आपको, तो वो क्या है, एक बहुत अच्छा आपको बूस्टअप लेके आएगी। मान लो आपको पता चल गया कि अभी मेरे को ये काम करके और इतना मुझे ये चीज़ अमाउंट मिलेगा, ठीक है, रेशो फिक्स कर दी, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को और अच्छे से करने की कोशिश करोगे। अब आ जाता है हमारा कि जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो होती है ना, उसको आप भूल भी नहीं पाते, क्योंकि वो आपके साथ कभी कभी हुआ है और वो आपको हमेशा याद रहेगा। आप सोचो कि लास्ट टाइम आपकी मैडम ने आपको कब अप्रिशिएट किया था, या मान लो स्टेज पे आपको गिफ्ट मिला था, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। या आपकी मान लो किसी ने इंसल्ट की थी, बहुत हर किसी के सामने की थी, वो आपको आज भी याद रहेगी। तो ये क्या आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट होता है। अब हो जाता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मोटिवेशन जो होता है हमारे मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट से रिलेटेड होता है कि आप कितने आप मेंटली मोटिवेटेड हो। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल को हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं और एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन खाली अगर आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा है कि पढ़ लो तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, कोई आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन आप अंदर से वो चीज़ चाहते ही नहीं हो, आपकी वो फीलिंग है ही नहीं, तो चाहे आपको बाहर से कोई कितना भी मोटिवेट करे, उस मोटिवेशन का कोई असर नहीं होगा। तो मोटिवेट होने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को इंटरनली मोटिवेट होना पड़ता है। जब वो इंटरनली मोटिवेट होगा और उसे सामने एक्सटर्नल मोटिवेशन भी दिख रहा है कि अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे रिजल्ट में ये ट्रॉफी मिल जाएगी, तो ट्रॉफी क्या है मेरे लिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और इंटरनल मोटिवेशन मुझे पहले से है कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, और एक्सटर्नल और उसको और कौन बूस्टअप दे रही है, वो ट्रॉफी जो मुझे सामने दिख रही है। सॉरी। तो अब इसमें कोई भी चीज़, मान लो कोई जॉब ले लो, तो आपने जॉब देखी, इंटरनली मोटिवेटेड हो कि मुझे सबसे इंडिया की सबसे अच्छी जॉब जो होती है वो करनी है, तो यानी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको क्या दे रहा है, एक्सटर्नल दे रहा है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, आप वो देख रहे हो, तो जब भी आप डिमोटिवेट होते हो तो आप उसको देख लेते हो। तो इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन हेल्प करेगा। अब है कि लर्निंग के लिए तैयार रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपको मान लो टीचर आके सीधा पढ़ाया जा रही है, या आप कोई भी काम सीख रहे हो, आप तैयार ही नहीं हो, तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। लर्निंग को सीखने के लिए आपको तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप तैयार हो उस चीज़ को सीखने के लिए तो रिज़ल्ट 100% आएगा, लेकिन आप तैयार नहीं हो, ऐसे ही बैठे हुए हो, तो आपको उस चीज़ को सीखने में मुश्किल होगी, क्योंकि आपका दिमाग अभी आपके साथ नहीं है, वो कहीं और है। अब लर्निंग के स्टाइल क्या होते हैं, लर्निंग के स्टाइल क्या होते हैं, हर इंसान जो ना वो अलग अलग तरीके से सीखना पसंद करता है। आप अपने दोस्तों से ही देख लो, आप अलग तरीके से आपको कोई भी चीज़ लर्न करते हो, आपका कोई फ्रेंड है वो अलग तरीके से लर्न करता है। आप मान लो आधे घंटे में याद कर लेते हो, आपका फ्रेंड 1 घंटे में उस चीज़ को याद कर पाता है। आप रट्टा लगाते हो मान लो, और आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, वो क्या कहते हैं, लिंक बना के याद कर रहा है, रिलेट कर करके याद कर रहा है। तो हर पर्सन का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी आपके घर में भी देखो तो कोई भी दो, इवन जो ट्विन्स होंगे उनका भी लर्निंग स्टाइल एक नहीं होगा कि आप जुड़वा हो लेकिन दोनों भाई बहन या भाई भाई दोनों क्या हो, अलग हो, दोनों अलग तरीके से याद करते हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं। हर किसी की
यूनिक स्ट्रेंथ होती है, टैलेंट होता है, वीकनेस होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना याद करता है। तो अब लर्निंग स्टाइल जो होते हैं इसके अंदर परसेप्चुअल मोडेलिटी होती है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है ये सब भी देखा जाता है। तो कुछ पैटर्न्स इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें है एक है परसेप्चुअल मोडेलिटी, ये हमारे कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, आप चीज़ों को टच करके क्या कहते हैं, उसको देखकर, उसको स्मेल करके, इन सब चीज़ों से आप जल्दी सीखते हो। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो चीज़ों को देखकर जब भी सीख जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी परसेप्चुअल मोडेलिटी है, ठीक है, जो हमारे बायोलॉजिकल बेस्ड होती है, टच करके सीखना कि आपने टच किया कि ये चीज़ ऐसी होती है। टेलीस्कोप क्या होता है, आप टच करके उसे देख रहे हो, आप सामने से देख रहे हो, तो ये क्या होता है, हमारा परसेप्चुअल मोडेलिटी होती है, जिसमें हम चीज़ों का फिजिकली हम उसको देखकर हम करना चाहते हैं। अब होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का भी एक स्टाइल होता है कि इसके अंदर हम चीज़ों को इमेजिन भी करने लगते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आ रही है ये भी मैटर करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, पहले वाली चीज़ों को याद करना, ठीक है, ये सारी भी क्या होता है, हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का स्टाइल होता है। कुछ लोग ऐसे भी याद करना पसंद करते हैं चीज़ों को। अब आ जाते हैं पर्सनैलिटी पैटर्न। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, कोई चीज़ों को इकट्ठा करके सीखता है कि पूरा, और कुछ किस चीज़ों को टुकड़ों में बांट बांट के सीखना पसंद करता है कि, तो ये सारे क्या होते हैं, ये पर्सनैलिटी, कोई पूरी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है फिर सीखना पसंद करता है। तो हर इंसान का एक लर्निंग स्टाइल होता है, लेकिन हमें जो है लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता। अब है बस ये कि ओवरऑल उस चीज़ वो आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी लर्निंग स्टाइल का आप यूज़ कर रहे हो। अब है इसके अंदर जो इसमें एंडरसन थे, एंडरसन जो उन्होंने दो लर्निंग स्टाइल बताया है एंडरसन ने, ठीक है, उन्होंने बताया एक एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल और एक रिलेशनल लर्निंग स्टाइल बताया है। तो रिलेशनल लर्निंग स्टाइल अभी हम पीछे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो अब इसमें है कि रिलेशनल लर्निंग स्टाइल होता है जब हम पूरा टोटलिटी के बारे में बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखो तो पूरा एकदम में सीख जाते हैं जो बच्चे। जैसे आप मान लो आपको खाना बनाना सीखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आज के आज अगर कोई सब्जी सीख रहे हो तो पूरी की पूरी रेसिपी मुझे आज ही सीखनी है, या एक चैप्टर है तो एक टॉपिक है, मान लो आज पूरा का पूरा टॉपिक मैं आज ही सीखूंगी। तो रिलेशनल लर्निंग स्टाइल होते हैं जो सारा का सारा जो है ना बीच में छोड़ते नहीं है, उसको पूरा करके सीखते हैं कि एक ही बारी में मुझे समझ आएगा। लेकिन एनालिटिकल स्टाइल होता है जब हम टुकड़ों में बांट बांट के उस चीज़ को सीखते हैं कि आज मैंने सीखा कि मान लो आप सब्ज़ी बनाना सीख रहे हो, आज मैंने सीखा कि आलू कैसे काटते हैं, अगले दिन मैं सीखूंगी प्याज कैसे काटते हैं, नेक्स्ट डे सीखूंगी मैं कि पनीर कैसे काटते हैं। तो आप एक एक चीज़ सीख रहे हो, लेकिन रिलेशनल वाले क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक साथ सीखते हैं। और एनालिटिकल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के सीखना। जैसे कि मान लो एक टॉपिक है नाउन, तो नाउन, अब रिलेशनल वाले क्या करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक मुझे आज ही कंप्लीट करना है नाउन का। लेकिन एनालिटिकल वाले क्या करेंगे कि नाउन, ये प्रॉपर नाउन, आज हम सिर्फ प्रॉपर नाउन सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, ठीक है, आज हम सिर्फ कॉमन नाउन सीखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होती है। तो एनालिटिकल वाले एक एक पार्ट को उसको सीखेंगे। तो ये भी एक लर्निंग स्टाइल है। इसके अंदर इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, रिलेशनल वाले में इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। इसके अंदर इनकी जो मेमोरी होती है वो शार्प होगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल सीखा है। टास्क ओरिएंटेड होते हैं कि पूरा टास्क आज के आज कंप्लीट करना है इन्हें। तो और इसके अंदर लेकिन जो है और लेकिन जो यहाँ पे होता है हमारा एनालिटिकल वाले में, ये पूरे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सीखते हैं, एक सीक्वेंस में सीखते हैं कि आज ये वाला सीक्वेंस है, आज मैंने काउंटिंग सीखी है, नेक्स्ट डे मैं क्या सीखूंगी,
11 से 20 तक काउंटिंग सीखूंगी, फिर मैं क्या सीखूंगी, मैं 21 से 30 तक काउंटिंग सीखूंगी। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करके सीखते हैं, वो होते हैं हमारे एनालिटिकल वाले। लेकिन जो आपको याद रहता है ना, वो एनालिटिकल वाला ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि आपने हर चीज़ को डीपली स्टडी करके सीखा है। लेकिन रिलेशनल वाला जो होता है, वो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको वो चीज़ अच्छे से याद रह पाएगी। लेकिन जो एनालिटिकल वाले में आपने हर पॉइंट पे इतना ज़्यादा जोर दे के उसे याद किया है कि वो आपको लाइफ टाइम याद रह जाता है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा। तो ये क्या होता है, उन्हें कोई भी स्किल सीखने में, नॉलेज लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते। इवन आप खुद को भी देखोगे तो आप में भी कोई ना कोई क्या है, आप में डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी है कि मुझसे मैथ्स नहीं होता, ये क्या है, मेरी लर्निंग डिसेबिलिटी है। मुझसे लर्न नहीं होता, ये मेरी लर्निंग डिफ़िकल्टी है। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मुझसे लिखा नहीं जाता है, ये क्या है, मेरी लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हर इंसान में कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लेकिन वो कितने अमाउंट में है ये मैटर करता है, और आप उसको दूर करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें हेट्रोजीनस ग्रुप होता है डिसऑर्डर। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी होती है। तो इसमें है कि मान लो डिसलेक्सिया, आपने मूवी देखी थी तारे ज़मीं पर, तो उनको क्या था, डिसलेक्सिया था। ठीक है, लर्न करने में प्रॉब्लम होती थी, साथ में डिसग्राफिया भी था। डिसलेक्सिया होता है जब हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते कि क्या याद करना था, नाउन क्या होती है, ये क्या होता है। जब हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते, लर्न करने में मुश्किल होती है, तो डिसलेक्सिया होता है। जब लिखने में मुश्किल होती है, जैसे क्या था कि राइटिंग बहुत गंदी थी कि W है ये या M है, इसको मैं कैसे लिखूं, कैसे नहीं लिखूं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, मुझसे लिखा नहीं जाता, तो मुझे डिसग्राफिया है। डिसकैलकुलिया होता है कि बच्चों को मैथ्स की चीज़ें समझ में नहीं आती, वो याद नहीं कर पाते कि ये टेबल क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, सर्कल क्या होता है, ये सब नहीं मुझे समझ में आता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो क्या है, डिसकैलकुलिया, मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो हर इंसान की अपनी एक क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, उस व्यक्ति को उस स्पेसिफिक चीज़ में हैंडीकैप कर देती है। ठीक है, तो मैं वो वाली स्पेसिफिक चीज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि क्या है, मुझ में ये वाली लर्निंग डिसेबिलिटी है। और जब मुझे वो चीज़ नहीं आती, तो मुझे क्या होता है, क्या होगा, उस व्यक्ति को सेल्फ स्टीम उसकी इफ़ेक्ट होगी। ठीक है, सामने अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा है, तो सामने वाले क्या है, लोग मुझे ये लगेगा कि सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, मैं डेली एक्टिविटी कर नहीं पा रही। ज़्यादा प्रॉब्लम जब होगी जब मैं डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रही। मान लो मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, अब और जनरल में छोटे छोटे सम भी नहीं कर पा रही। अब किसी ने मुझे, और ये बात काफ़ी सारे लोगों को पता है कि अब मैं इतने साल की हो गई फिर भी मैं नहीं कर पा रही एडिशन, तो वो क्या है, मुझे सेल्फ कॉन्शियस फील होगा, मेरे रिलेशनशिप ख़राब होंगे, क्योंकि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगेगा। साथ में मुझे डिफ़िकल्ट ये भी होगा कि ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये इतना ईजी है, ये मुझ पर हंस भी रहे हैं, तो मेरी सेल्फ स्टीम पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो हर इंसान की अपनी अपनी क्या होती है, दिक्कत होती है अगर वो चीज़ ज़्यादा में हो जाए तो। अब है कि आपके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम है, आप फ्रेजेस नहीं याद कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फ्रिक्वेंटली टीचर ऑब्जर्व कर लेता है कि ये प्रॉब्लम है। या मान लो अटेंशन नहीं दे पाते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि वो चीज़ों पर फोकस्ड नहीं रह पाते, फोकस्ड। मान लो अभी वो 2-5 मिनट तक यहाँ देख रहे हैं, फिर उनका दिमाग कहीं और चला जाता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे ADHD होते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो ये भी क्या, एक तरह का डिसऑर्डर है कि कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पाता एक चीज़ पे।
अब मान लो अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहे हो, आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, आप फेसबुक के मैसेज चेक कर रहे हो, तो ये क्या आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, आप ADHD हो, आपका पूरा फोकस एक ही जगह पर नहीं है। अब है पुअर स्पेस ओरिएंटेशन या सेंस ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि हम जज नहीं कर पाते कि ये लेफ्ट है ये राइट है। जैसे कई लोगों को टाइम में भी प्रॉब्लम होती है आज भी, कि 1:30 किसे कहते हैं, 2:30 किसे कहते हैं, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, या हिंदी में बोले दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो वो भी क्या है, हमारा एक सिम्टम है उसका। या आपको पुअर कोऑर्डिनेशन है, आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, कि आप लिख नहीं पा रहे हो इसलिए, ठीक है, आपकी मसल्स आपका साथ नहीं दे रही हैं और इसलिए आप पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है, आप कलर नहीं कर पा रहे हो, आप बाइसाइकिल नहीं चला पा रहे हो। ये सब क्या है, ये क्या आपको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, आपकी मसल्स में प्रॉब्लम है। या ओरली आप कुछ चीज़ नहीं बता पा रहे हो, फेल हो रहे हो। या आप क्या है, आपकी जो रिलेशनशिप है जो क्लासमेट्स के साथ, वो मिसजज कर ली जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्योंकि ऐसी, आप कहना क्या चाहते हो लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अब परसेप्चुअल डिसऑर्डर भी क्या है कि हम सोचते कुछ हैं, ठीक है, देखते कुछ हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और डिसलेक्सिया भी है, लर्न नहीं कर पाते हम चीज़ों को। तो ये सारी क्या होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम क्योर नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को हम क्योर कर सकते हैं जब हमें क्या दिया जाता है, रेमेडियल टीचिंग दी जाए। अगर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर मेरे इस स्पेसिफिक एरिया को कोई सिखाए, ठीक है, मेरी टीचर मुझे उस चीज़ में दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम को समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ, या कोई भी एल्डर है, मेरा गाइडर है, फैसिलिटेटर है, वो उस चीज़ को समझे और मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे, तो मैं उस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। अगर मुझे 1:30 और 2:30 में कन्फ्यूज़न है कि किसी को 2:30 कहते हैं, किसी को 1:30 कहते हैं, तो मैं उसे भी सोल्व कर सकती हूँ। अगर कोई मुझे गाइड करने वाला और बिल्कुल अच्छे से, या मेरे को याद नहीं रहता, कोई लिंक बता दे, कोई फॉर्मूला बता दे कि ऐसा, अच्छा 1:30 ऐसे याद कर लो, फिर आपको याद रह जाए। दायां और बायां क्या होता है, राइट दायां होता है, ठीक है, ये सब। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग देख के हम उस चीज़ को, आपकी हैंडराइटिंग गंदी, आप डिस्ग्राफिया दूर कर सकते हो। लर्निंग में प्रॉब्लम है तो आप चीज़ों को एसोसिएट कर करके पढ़ सकते हो, लेकिन क्या है, रेमेडियल टीचिंग आपको अच्छे से दी जाए तो हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो अब है ये एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम लर्निंग प्रिंसिपल को कि रिवॉर्ड, अगर आपको इनाम दिया जा रहा है तब भी आपको पता चलेगा, कई लोगों को लर्निंग करनी है लेकिन उन्हें क्या है कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। अब मान लो आप एक जगह रहते हो और आपका मान लो क्लास के बच्चे रोज़ एब्सेंट होते हैं, अब टीचर ने एक लगा दिया कि जिसकी भी प्रॉपर अटेंडेंस होगी ना उसकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, जो रोज़ आएगा 100% अटेंडेंस, या उसको अवार्ड दिया जाएगा या उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अब जो बच्चे एब्सेंट होते थे वो कहेंगे हाँ हाँ मुझे भी रोज़ स्कूल जाना चाहिए, तो ये रिवॉर्ड है। एक्सटेंशन भी होता है, एक्सटेंशन भी इसमें हमें क्या करेगा, मदद करेगा कि उस चीज़ को आपको निकालना है, ठीक है, दूर करना है इस चीज़ को। कई एडल्ट्स की हैबिट होती है, उसको दूर करना है। इसमें इम्प्लोसिव थेरेपी, मान लो आपको किस चीज़ से डर लगता है, ठीक है, कई चीज़ें आपके दिमाग में ही डर पैदा कर देती है और कुछ चीज़ें होती है जो रियलिटी में आपको उसको देख के डर लगता है और कुछ को आपको सपने में देख देख के डर लगता है। मान लो फ्लडिंग है, आपको मान लो छिपकली से डर लगता है, अब आपको रियलिटी में उससे डर लगता है, अब आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इसमें क्या है, आपका वो फ्लडिंग एक्सपोजर हो रहा है। और इम्प्लोसिव थ्योरी होती है, इसके अंदर जो पर्सन जो है वो चीज़ों को सोच सोच के डरता रहता है, तो वो भी होता है। इनको कैसे दूर कर सकते हो, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो और वो आपका डर दूर करेगा, ठीक है। तो अब उसमें अवर्सन की थेरेपी है कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, अवर्सन है ना, अवर्सिव बिहेवियर, कईयों को देख के, जैसे छिपकली देख के डरते हैं, कोई चूहा देख के डरता है, ठीक है, कोई कुत्ते देख के डरते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को हम, जब हमें एक थेरेपी दी जाती है, हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को दूर कर सकते हैं।
मॉडलिंग है, रीइंफोर्समेंट से हम दूर कर सकते हैं, असर्टिव लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, फीडबैक हमें कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, हमारे मेंटोर्स दूर करा सकते हैं, ये सब लर्निंग होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।